हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में जो कि Q2 उन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है। तो जो सबसे पहले कंपनी आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो है HDFC बैंक, और जो दूसरी कंपनी है डीमार्ट, जिसको हम सब एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों कंपनियों का हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि हाल ही में उन्होंने डिक्लेयर किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि इस कंपनी दोनों का जो फाइनेंशियल के हिसाब से और उनका जो ईयरली परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या जो फेयर वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। जिस भाव पे वो ट्रेड कर रहे हैं वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कम है, आपको अभी बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के पोर्टफोलियो एंड HDFC बैंक का जो भी परफॉर्मेंस है उसके रिजल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला दोस्तों उन्होंने क्या दिया है कि HDFC बैंक रिपोर्टेड 18.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्रॉफिट एट 7513 करोड़ फॉर द सितंबर क्वार्टर। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में हम क्या करते हैं, YOY में हम कंपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर साल के एक क्वार्टर को दूसरे साल के क्वार्टर के साथ। तो यहाँ पे जो वो 18.4% ग्रोथ बोल रहे हैं, बेसिकली ये 18.4% ग्रोथ है 2019 के कंपेरिजन में। तो अगर हम सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है पिछले साल का उसको इस साल के सितंबर एंड के रिजल्ट के साथ कंपेयर करें तो 18.4% का ग्रोथ नजर आ रहा है, एंड विच इज 7513 करोड़। द प्रॉफिट इन द ईयर एगो वाज 6534। तो पिछले साल सितंबर एंड में उन्होंने 6345 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, विच दे हैव शोन 7513 करोड़ दिस ईयर। सो इट क्लियरली शोज approximately 19-20% increase in margin. Net interest income, the difference between interest earned and interest expended, increased by 16.7% year on year for 2 rupees 15.77 crore in the September quarter, driven by asset growth of 21.5%। तो यहाँ पे दोस्तों HDFC बैंक ऑब्वियसली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनका जो मेन पैसा है, जो कि मेन प्रॉफिट है, वो इंटरेस्ट के थ्रू ही आता है। तो जो इंटरेस्ट इनकम उनका बढ़ा है सितंबर क्वार्टर में पिछले साल के कंपैरिजन में, दैट हैज इंक्रीज बाय 16.7%, which is a positive thing. The continued focus on deposits helped in the maintenance of a healthy liquidity coverage ratio of 153%। तो दोस्तों अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर कोई बैंक है, उनको अगर उनका जो लाइसेंस है उसको उनको वैलिडेट रखना है एंड दे हैव टू कंटिन्यू डूइंग द बिजनेस इन द मार्केट, देन एज पर दिस सिक्योरिटी एंड एज पर द सेबी, एज पर द रेगुलेटरी बॉडी रूल्स, दे हैव टू मेंटेन अ मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो मैंने उसका मतलब क्या है कि उनको एक सरप्लस कैश या फिर सरप्लस लिक्विडिटी मार्केट में है वो दिखाना पड़ता है। जो उसका जो रेशियो बैंक ने शो किया है दैट इज 153%, विच इज वे अहेड, जितना उनको दिखाना चाहिए उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। तो दैट मीन्स कैपिटल बैलेंस कंपनी के पास बहुत ज्यादा है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। HDFC Bank said it registered a 15.8% year-on-year growth in advances, approximately of 10.37 lakh crore during the September quarter, while deposits aggregated to approximately 12.29 crore, in increase of 20.3%। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको जो प्रॉफिट मार्जिन आता है दैट कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से तभी मिलेगा जब लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा उनका कैपिटल यूज़ करेंगे। तो ये जो अब डिपॉजिट्स या फिर लोग अपना पैसा अगर बैंक के पास रखेंगे तो वो पैसा ही बैंक इंटरनली यूज़ करेगा और किसी को लोन देने के लिए। तो एक इंटरलिंक्ड है, आप जितना पैसा बैंक में रखोगे बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन आपका पैसा बैंक मार्केट में यूज़ कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में मार्केट से जो पैसा कमा रहा है उससे शेयर का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, एंड इन रिटर्न आपको वो इंटरेस्ट भी दे पा रहा है। तो अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज बाय 12.29 लाख करोड़। तो एक मैसिव अमाउंट है, 20% जंप। तो दोस्तों इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा घूमने नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके पास में लिक्विडिटी बढ़ रहा है, सबके पास कैश अमाउंट बढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बैंक में इसको सिक्योर रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कोई भी बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स में नजर आएगा कि जो डिपॉजिट अमाउंट है वो सब में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो विच इज एविडेंट, HDFC बैंक ने भी वो शो किया है। नॉन इंटरेस्ट इनकम, अगर हम बात करें फिनेंशियल ईयर 21 ग्रू बाई 9% टू 6000 करोड़। अब ये तो आपका नॉर्मल हम जैसे इंटरेस्ट वाला बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बैंक का होता है। जैसे कि आप बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो गया। HDFC बैंक का डीमैट अकाउंट है, वहां से ब्रोकरेज का इनकम है, शेयर जो आप बाई सेल करते हैं उनके अकाउंट से। तो बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स हैं जहां से उनको पैसा मिलता है। HDFC बैंक का पेमेंट गेटवे बहुत लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग आप करते हैं तो HDFC बैंक अपना पेमेंट गेटवे भी देती है बहुत सारे
ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को। तो ये सब एक रेंटल इनकम होता है जो बैंक को मिलता है। तो दीज आर नॉट इंटरेस्ट बेस्ड इनकम्स, दीज आर नॉन इंटरेस्ट बेस्ड इनकम। तो उसका भी अगर आप देखो वहाँ पे भी 6000 करोड़ का उसने प्रॉफिट दिखाया। तो ओवरऑल बैंक का रिजल्ट मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है, एंड कहीं ना कहीं ये आपको शेयर्स के प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड कंपनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो मैंने कहा था डीमार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ द रिटेल वॉर, जो कि मुकेश अंबानी आ रहे हैं अपना रिटेल रिलायंस रिटेल या फिर जो फ्यूचर में जो फ्यूचर ग्रुप के साथ में मर्ज करें, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन बना हुआ है, एंड बहुत पीपल आर मूविंग फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स टू रिलायंस। तो ये हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। और डेफिनेटली Q1 Q2 पे अगर आप बात करें, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर रहे थे, मॉल पे नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं जो सेल्स पे है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट डीमार्ट के रिजल्ट्स पे भी हुआ है। हालांकि Q1 का रिजल्ट और ख़राब था, लेकिन Q2 में रिजल्ट्स बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखें तो डीमार्ट रिपोर्टेड 38.5% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। तो पिछले साल सितंबर में 2019 में डीमार्ट का जो प्रॉफिट था वहां से 38.5% का डिक्लाइन हुआ है। तो 40% डिक्लाइन इन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, वो जो कि बहुत मैसिव अमाउंट है। बट सिक्वेंशियली प्रॉफिट ग्रू बाई 5-fold ईजिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। तो डेफिनेटली कम हुआ है प्रॉफिट। अगर आप 100 रुपया कमा रहे थे पिछले साल, आप वहां पे कमा रहे हो 60 रुपया, लेकिन जो आप प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता हुआ दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ईज इश्यूज। अभी जितना आगे सिचुएशन बेटर होते जाएंगे, जितना लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस जो है वो ईज आउट होता जाएगा, इतना कंपनी अपना परफॉर्मेंस भी बेटर करती हुई नजर आएगी। द कंपनीज रेवेन्यू ड्यूरिंग द क्वार्टर फेल 11.4% टू 5000 crore compared to September quarter, but there was 36.6% sequential growth। जैसा मैंने कहा कि प्रॉफिट ओवरऑल गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे तो जो कि बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे बैंक ने मेंशन किया है, या फिर कंपनी ने, माफ कीजिएगा, तो यहाँ कंपनी ने जो मेंशन किया है, कंपनी ने यहाँ ये बताया कि टू बी एबल टू सस्टेन मार्केट। तो अगर कंपनी सेड टू कंटिन्यू द फोकस ऑन न्यू स्टोर्स एंड हैज ओपन 6 डीमार्ट स्टोर इन दिस क्वार्टर। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी परफॉर्मेंस घटा है तो कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी ने, आप देख सकते हो, 6 नए स्टोर्स ओपन किए हैं इस क्वार्टर में, विच इज गुड। वी हैव क्लोज 2 मुंबई स्टोर्स। तो 2 मुंबई के स्टोर्स उन्होंने बंद कर दिया एंड दे हैव कन्वर्टेड देम इनटू फुलफिलमेंट सेंटर्स। अब फुलफिलमेंट सेंटर क्या हो गया? आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ईबे से या फिर अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मेन तरह से कहीं से भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो ये जो ऑनलाइन आपके सामान घर पे डिलीवर होते हैं, वो उनका एक गोडाउन होता है, स्टोर हाउस होता है, जहाँ से वो सामान उठा के आपको डिलीवर करते हैं। तो दो स्टोर हाउस और द इंटरमीडिएट, आप जहाँ पे ये सब अपना उनका गोडाउन आप बोल सकते हो, उसको हम फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं, जहाँ से वो आपके रिक्वायरमेंट या फिर आपके जो विशेष है उसको फुलफिल करते हैं, तो उसको फुलफिलमेंट सेंटर बोला जाता है। तो डीमार्ट ने अपने 2 मुंबई स्टोर बंद कर दिए हैं क्योंकि वहाँ फुटफॉल कम होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू फुलफिलमेंट सेंटर। सो ओवरऑल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए डीमार्ट इज डूइंग इट्स बेस्ट। स्टॉक गेन्ड ओनली 5.2% ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर एंड 8% ईयर टू डेट। तो ये जो स्टॉक का गेन है, आप अगर डीमार्ट का ओवरऑल उसका चार्ट आप देखोगे, तो डीमार्ट इज अ कंपनी विच एक्चुअली ग्रोज एक्सपोनेंशियली। तो बहुत मैसिव उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आता है। वहाँ पे अभी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। तो डीमार्ट जैसे बड़े बड़े पैमाने वाले शेयर्स में अगर 5% का जस्ट ग्रोथ हो रहा है, तो वो आप मान सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है। एंड द रीज़न इज एविडेंट, आप सबको पता है ये क्यों हो रहा है। ये लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते ये सिचुएशन हो रहा है, एंड आई एम श्योर ये फ्यूचर में जितना सिचुएशन बेटर होता जाएगा, ये सिचुएशन आपको बेटर होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड हम डिस्कस कर लेते हैं आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो है जैसे मैंने कहा था कि वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये पार्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से प्राइसेस है जो इन कंपनी का करंट ट्रेडिंग वैल्यू या फिर आप इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू होना चाहिए, आप उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाके चेक करें। एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है इंट्रिंसिक वैल्यू पे, जहाँ पे मैं कंपनी का फेयर वैल्यू आपको बताता हूँ। आप जाके वो इंट्रिंसिक वैल्यू के वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। वन इज अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस आप यहाँ देख सकते हो, जैसा मैंने मेंशन किया ईपीएस। तो ईपीएस दोनों कंपनी का 14.08 एंड 53.9, जो कि हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं। ग्रोथ परसेंट हम यहाँ पे देखते हैं, जो सेल्स है, जो ईयर ऑन ईयर ये जो ग्रोथ कर रहा है ना, वो ग्रोथ के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं उसका वैल्यू क्या होना चाहिए।
and that is also we have considered 27 and 18.5%, and bond yield is the current date bond yield. मैंने आज के डेट का बॉन्ड yield उठाया है कंट्री का, तो आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखो तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज कमिंग फॉर एचडीएफसी बैंक एट 2226 एंड द करंट क्लोजिंग प्राइस इज 1200। तो आप देख सकते हो जो एचडीएफसी बैंक है दैट इज एक्चुअली अवेलेबल एट 50% डिस्काउंट, 50% उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से वो नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज सिंपली शोइंग कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना अभी ऊपर जाने का वो दमखम रखता है। कंसिडरिंग द रिजल्ट्स एंड द ग्रोथ इट इज शोइंग इन दिस कोविड सिचुएशन, डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट का तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक्चुअली शो कर रहा है 800 के करीब, वेरएज जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 2000। तो ये अपना 2.5 टाइम्स एक्चुअली ओवर वैल्यूड है, आप एक तरह से बोल सकते हो। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो पैनिक करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आप देखो कंपनी का जो डेट है यहाँ पे ऊपर में चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये डेट्स अगर आप देखो, एचडीएफसी बैंक का आप डेट इग्नोर करो, क्योंकि बैंकिंग का बिजनेस ही होता है उधार पे, बैंक आपको उधार देती है, उसके अगेंस्ट पे इंटरेस्ट कमाती है। तो बैंक, कोई भी बैंक का अगर आप डेट निकालो तो आपको डेट बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, तो दैट इज इग्नोरेबल। बट अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट का डेट देखो, इट इज नॉट एट ऑल थिंग टू वरी अबाउट। 328 करोड़ मात्र एक डेट है, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो फंडामेंटली कंपनी के पास उतना डेट नहीं है, कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी ने ओवरऑल बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को बना के दिया है। अगर आप लास्ट 3 साल का उसका सेल्स देखो, इट्स लाइक 28%, विच इज़ वेरी गुड। एंड जो प्रॉफिट है वो भी है ऑलमोस्ट 40%। तो 3 साल में अगर कोई कंपनी 40% कमा के दे रही है तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। लेकिन करंट कोविड सिचुएशन के चलते इम्पैक्ट हुआ है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपके पास डीमैट का शेयर है तो पैनिक बाइंग या फिर पैनिक सेलिंग दोनों से अवॉइड करें। अभी आप पोजीशन बढ़िया इसको होल्ड करिए, कुछ पैनिक करने वाली सिचुएशन है नहीं। लेकिन करंट पोजीशन मैं बनाने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो, अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आपको लगता है डीमार्ट में कुछ पैसे लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है आपको यहाँ से और भी थोड़ा सा प्राइस करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, एंड आपको और नीचे वैल्यूएशन पे मिल सकता है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको 1600 से 1700 के मार्जिन पे डीमार्ट मिलता है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बाई, आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। सो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अगर आपको लगता है मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो मदद कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, एंड मैं कोशिश करूँगा उस पर काम करने की। एंड अगर कोई टॉपिक्स आपके दिमाग में है, आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, make sure you let me know so that I do some own research and do my own homework and then come up with an innovative content and valuable content which may be helpful for you. तो आपका हेल्प डेफिनेटली चैनल को ग्रो करने के लिए चाहिए, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखें दोस्तों, तो ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक मैंने देके रखा हुआ है। टेलीग्राम में आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे भी ये वीडियोस के लिंक वगैरह मैं जब भी अपलोड करता हूँ मैं शेयर करता हूँ। तो बाई चांस अगर आपका नोटिफिकेशन मिस भी हो जाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव ए लवली डे अहेड। कीप ट्रेडिंग एंड डोंट पैनिक फॉर एनी सिचुएशन दैट इज कमिंग अप। थैंक यू सो मच एंड यू हैव ए लवली डे अहेड।